नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 29 जून 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज होने वाला है, जिसके पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। आप अगर एडमिशन्स लेना चाहते हैं भद्रा एस अकेडमी में, तो आप हमारे गुवाहाटी के सेंटर या फिर आप हमारे जोरहाट सेंटर डायरेक्टली एडमिशन्स आकर ऑफलाइन सेंटर में ले सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑनलाइन सेंटर में भी थ्रू ऑनलाइन मीडियम एडमिशन्स ले सकते हैं थ्रू www.bhodrasacademy.in। या फिर अगर आपको कोई भी इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला द हिंदू का ये न्यूज़ है, इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम के बारे में ये न्यूज़ में था। नाउ इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को नाटो के द्वारा एक अलग सा नाम से बोला जाता है, और वो क्या है? SS-26 स्टोन। ठीक है, ये कोड नेम है, नाटो के द्वारा कोड नेम दिया गया है इस इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को, जिसको क्या रशिया इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम बोलती है, बट नाटो ने इसको ये वाला कोड दिया है। याद रहेगा? चलो, यह एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और रिसेंटली बेसिकली रशिया ने प्रॉमिस किया बेलारूस को दैट बेलारूस को यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स को यह दिया जाएगा, जिससे अगर वेस्टर्न कंट्रीज बेलारूस के ऊपर कुछ भी अत्याचार करें तो एटलीस्ट बेलारूस विल बी कैपेबल टू डिफेंड देमसेल्फ। नाउ सवाल यह होता है दैट रशिया ने क्या यही इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम देने की बात की गई है? देखो, नहीं, इस्कंदर एम की अगर बात करें ना, तो ये तो एक्सक्लूसिवली रशियन मिलिट्री के द्वारा ही इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला है ना, जो क्या आप इस मिसाइल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इसको इरेक्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ना, जो क्या फायर कर सकता है ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी, है ना, जिसमें इस्कंदर एम जो है तो वो तो रशिया का मिलिट्री खुद इस्तेमाल करती है, बट एक वैरायटी है इसी का जिसको रशिया एक्सपोर्ट भी करती है, वो है इस्कंदर ई मिसाइल सिस्टम। ठीक है, और वही चीज को शायद एक्सपोर्ट किया जाएगा आपका बेलारूस को भी। ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है इस्कंदर एम और इस्कंदर ई में, वो बता देता हूँ। इसका जो रेंज है, एम का रेंज वो ज़्यादा है 500 किलोमीटर, बट ई वाला रेंज थोड़ा कम है 280 किलोमीटर, और ई में जो पेलोड भी जो है ना न्यूक्लियर कैपेबल वो वॉरहेड का वो 480 किलोग्राम का है, बट इसमें पेलोड भी है 700 किलोग्राम का, राइट। तो दोनों केस में ज़्यादा है, बट दोनों ही इस्कंदर एम एज वेल एज इस्कंदर ई, दे आर बोथ आर कैपेबल ऑफ कैरिंग कन्वेंशनल एज वेल एज न्यूक्लियर वॉरहेड, और कन्वेंशनल वॉरहेड कैन बी इक्विप्ड विद इंक्लूड क्लस्टर बॉम्ब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स, राइट, उसके बाद वॉरहेड बंकर बस्टर एम्यूनिशंस, तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी है ना इस्कंदर एम, क्योंकि यूएस बेस्ड थिंक टैंक ने, जिसका नाम है सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, उन्होंने बोला था तो देखो भाई, ये इस्कंदर मिसाइल सिस्टम जो है ना, इसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया जिससे ये कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर दे बाय फ्लोइंग एट लो ट्रैजेक्टरी, है ना, मतलब ये लो ट्रैजेक्टरी में फ्लो करता है। इससे क्या होगा दैट कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो कंफ्यूज कर जाएगी, है ना, और ऑफ कोर्स हिट करना उनको, इसको न्यूट्रलाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये वन ऑफ द मोस्ट घातक मिसाइल्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस का दोस्तों ये न्यूज़ था रिगार्डिंग 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। ना ध्यान दीजिएगा, 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट को साइन किया गया था ऑफ कोर्स रिसेंटली, जब प्राइम मिनिस्टर G7 कंट्रीज के मीट कर रहे हैं, है ना, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, रादर डिफरेंट अदर कंट्रीज की भी प्रेजेंस थी, जैसे जर्मनी, अर्जेंटीना, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम्स, USA, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इसका मेन एम क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट, डेमोक्रेटिक कंट्रीज ही इसको साइन की है, राइट, और ऑफ कोर्स इंडिया भी एक सिग्नेटरी है, और जिसमें मेन एम यही है दैट गार्डिंग द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एंड ओपिनियंस इन ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मीडियम्स। ठीक है, यही नहीं, they are also prepared to defend these principles, and those principles are protecting the freedom of expression and opinion online as well as offline, ensuring open, free, global, interoperable, reliable and secure internet, increasing the cyber resilience of digital infrastructure, countering hybrid threat,
है ना, कोऑपरेटिंग इन काउंटर इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेशन, उसके बाद promote accurate information and advocate of our shared democratic values worldwide. तो ये सब तो खैर मतलब these are things which are also included in this very statement. Promoting affordable access to diverse source of reliable and trustworthy information, क्योंकि अभी के समय में जहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे undoubtedly these are of very important concern. Enhancing transparency about the actions of online platform to combat violent extremism and inciting content online. ठीक है, तो these are the things which are there. नेक्स्ट द हिंदू का ये है दोस्तों, ओशन ग्रेट ड्राइंग 2.0. देखो कोई भी 2.0 कब आता है, जब 1.0 हो गया होगा है ना. तो जी हाँ दोस्तों, एक इवेंट ओशन ग्रेट ड्राइंग 1.0 ऑलरेडी जियोलॉजिकल पास्ट में हुआ है, राइट. और इसको हम लोग पर्मियन एक्सटिंक्शन भी कहते हैं, जिसमें देखा गया था ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया था जिसके कारण ओशंस में जो एनिमल है ना, दे वर अनेबल टू ब्रीथ, और इसलिए रफली 96% ऑफ द मरीन स्पीशीज और 70% ऑफ द लैंड स्पीशीज उस समय पर्मियन एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट कर गए थे ना. सवाल होता है पर्मियन एरा आया कब था. देखो ये एक ऐसा फेज था जब लैंड मास जो है ना कोलाइड कर रहा था टू फॉर्म सुपर कॉन्टिनेंट पैनजिया, है ना. वैसे तो हम लोग बोलते हैं ना दैट पैनजिया एक जियोलॉजिकल पास्ट में एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था पैनजिया, और एक सुपर बॉडी वाटर बॉडी था पैंथेलाजा. बट कहा जाता है बहुत ज्योग्राफर्स के द्वारा दैट पैनजिया भी बना जो था ना, वो भी अल्टीमेटली जुड़ के ही बना था, और उस समय बहुत ज़्यादा लैंडमास ह्यूज लैंडमास कोलाइड होकर सुपर कॉन्टिनेंट बना था पैनजिया. तो उसी समय का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. सुपर कॉन्टिनेंट एरिड था, ओनली अ फ्यू पार्ट्स जो है ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट दे वर रिसीविंग रेनफॉल राउंड द ईयर. हाउएवर लार्ज पैथोलॉजिक ओशंस जो है विच कवर्ड मच ऑफ द अर्थ वाज होम टू मेनी मरीन स्पीशीज. अब हुआ क्या दैट उस समय जो है वेरियस एक्टिविटीज़ जैसे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हुए, मीथेन और CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ग्लोबल वार्मिंग इतना ज़्यादा बढ़ने लगा दैट अराउंड 95% ऑफ द डेथ जो है इस पर्मियन फेज में हुआ. इसके कारण क्या हुआ था, ये सब एक्टिविटीज़ के कारण. देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया था ओशन से, लैंड का डेजर्टिफिकेशन हो गया था. तो बताओ ओशंस में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ओशंस की स्पीशीज सर्वाइव कर पाएगी नहीं, इसलिए वो मर गई, राइट. लैंड के स्पीशीज भी मर गए बहुत ज़्यादा, ठीक है. नाउ व्हाट लेड टू एक्सटिंक्शन, वही चीज़ बोला गया है यहाँ पे, वोल्केनिक इरप्शंस, है ना. खुद से पढ़ लो आप, इंजेक्टिंग मैसिव अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जिसके कारण क्लाइमेटिक चेंज बहुत अनकंट्रोलेबल हो गया था, है ना. वाई द स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट नाउ, क्योंकि कहा जा रहा है दैट अर्थ जो है ना फिर से अंडरगो हो रहा है सिमिलर फेज ऑफ वार्मिंग. इनफैक्ट स्टडी प्रेडिक्ट करता है दैट 2 to 10 degree वार्मिंग में लीड टू मेनी स्पीशीज गेटिंग एक्सटिंक्ट. 2 से 10 डिग्री अगर ग्लोबल वार्मिंग कार्बन हो गया, बढ़ गया, तो अनडाउटेडली एक तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होंगे ही जो मरीन के स्पीशीज, जो लैंड के स्पीशीज वो एक्सटिंक्ट हो गए. बट साथ ही साथ जो माइग्रेशन होगा ना स्पीशीज का ट्रॉपिकल रीजन से पोलर रीजन में, वो भी बहुत अंधाधुंध तरीके से होने वाला है. ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखो ओशन जो है प्लैनेट का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम को अकाउंट करता है. अराउंड 95% ऑफ ऑल द स्पेसेस अवेलेबल फॉर लाइफ एंड होस्टिंग 90% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल स्पीशीज, राइट. और ओशन ही है जो क्या अकोमोडेट कर सकता है ज़्यादा हीट, है ना. डीप ओशंस आर वार्मिंग अप, ये हमें पता है. ओशन हीट कंटेंट इन द एनर्जी एक्यूमुलेशन बाय द ओशन, अनडाउटेडली the atmosphere has low heat capacity compared to the ocean, है ना. तो of course ocean का ज़्यादा heat capacity है, तो वो ज़्यादा heat को suck कर पा रहा है, right. So most of the heat of the greenhouse gas is moving into ocean. अब ocean, अब ये सब चीज़ अगर हो रहा है तो आप खुद सोचो वहाँ पे क्या वहाँ की जो स्पीशीज़ है उनका सर्वाइवल में थोड़ा मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली करना ही पड़ सकता है, और उसी फेज को यहाँ पे बोला गया है ओशन ग्रेट डाइंग 2.0. याद रहेगा. चलो नेक्स्ट, NATO टू रेज इट्स रिस्पॉन्स फोर्स फ्रॉम 40,000 to 3 लाख ट्रूप्स. ऐसा कहा गया NATO के रैपिड रिएक्शन फोर्स के द्वारा दैट हाँ हम अपने रैपिड रिएक्शन फोर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे. अभी तो 40,000 ही है, उसको हम लोग बढ़ा के 3 लाख कर देंगे एज अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू एन एरा ऑफ स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, जहाँ पे फ्यूचर में हमें
बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखना पड़ सकता है फ्रॉम रशिया, ठीक है। एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाटो रिएक्शन फोर्स, जैसे कि मैंने बोला अभी कितने फोर्सेज है उसमें 40,000, राइट। और नया नाटो का जो न्यू स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट है ना, उसमें यह बोला गया है दैट पहली बार एक चीज़ उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, और वो रिकॉग्निशन है चैलेंजेस जो क्या पोज किया जा रहा है बाई चाइना भी। देखो अनडाउटेडली रशिया तो था ही, बट अभी चाइना भी एक बहुत मेजर चैलेंज पोज कर रहा है नाटो को। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं देखी जा रही है। न्यू ऑब्जेक्टिव क्या है? डिलीवर फर्दर मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन। पहली बात तो यूक्रेन को और भी ज़्यादा मिलिट्री सपोर्ट हमें प्रोवाइड करवाना है, नाटो के द्वारा बोला गया है, ठीक है। और स्ट्रेंथन करना है कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंस पैकेजेस, है ना, यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम उन्हें देना है। यही नहीं, हेल्प करना है यूक्रेन को जिससे ट्रांजिशन वो कर सके अपने आप को फ्रॉम सोवियत एरा आर्मामेंट, क्योंकि अभी भी जितने सारे उनके पास जो भी एम्यूनिशंस थे ना, ज़्यादातर सोवियत एरा के ही थे, राइट। तो उससे वो 100% मॉडर्न जिसके नाटो के इक्विपमेंट्स उन्हें मिल सके, राइट। यही नहीं, एड्रेस किया जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम द चैलेंजेस पोज्ड बाय चाइना, ये तो मैंने बोला ही। मेथड्स टू रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड चाइना इन द सदर्न नेबर। Another central theme of the NATO summit will be possibly for Finland and Sweden to join the alliance. Now, ये बहुत दिन से आप सुन रहे होंगे that Finland और Sweden भी चाहता है that NATO को ज्वाइन करना, but recently आपने सुना होगा that एक बीच में रोड ब्लॉक आ गया था, वो था टर्की। क्योंकि टर्की का ऐसा बोलना था that फिनलैंड और स्वीडन जो है वो लोग हमारे यहाँ के जो रिबल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए हम उनके अलाव को, मतलब उनके इंक्लूजन नाटो में रोकेंगे, है ना। बट अभी रिसेंटली आज का न्यूज़ एक था, मैं उसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ आपको सामने अभी, दैट फिनलैंड, स्वीडन और टर्की के बीच में एक अलायंस हुआ है जिसके तहत बोला गया है दैट देखो हम लोग भी आपके इंटरनल इश्यूज में कुछ भी दखल नहीं डालेंगे, आप लोग भी प्लीज़ हमको सपोर्ट करो जिससे हम नाटो में आ जाए, क्योंकि हमें ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी में नहीं रहना है दैट कल को रशिया हम पर भी अटैक कर दे, है ना, जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है ना। इसीलिए वी वांट टू ज्वाइन नाटो। तो यही इसी के कारण बेसिकली यह न्यूज़ में भी था, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग नीति आयोग का रिपोर्ट जो क्या इंडिया के गिग वर्क फोर्स के रिलेटेड रिसेंटली रिलीज किया गया है। नीति आयोग दे हैव रिकमेंडेड मेनी स्टेप्स जिससे गिग वर्क फोर्स जो है ना उसको और भी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। देखो वैसे तो मेन स्ट्रीम में है, गिग वर्कर पता है क्या होता है, जैसे आपने वो एप्लीकेशन वाले देखे हैं ना, ओला, उबर, उसके बाद फूड वाला एप्लीकेशन ले लो, स्विगी, जोमेटो, है ना। उसमें क्या होता है दैट आप अगर जोमेटो बॉय हो, आप अगर स्विगी बॉय हो, आप अगर ओला उबर बॉय हो, ठीक है, तो व्हाट यू विल डू इज लाइक, आप अगर कोई भी कस्टमर को एक रीजन से दूसरे रीजन पहुंचा रहे हो, उसके इसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आप नहीं काम कर रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो बात? दिस इज गिग वर्क फोर्स, राइट, समझ गए। अब वो अभी देख रहे हो हमारा देश में स्टार्टअप कल्चर इतना ज़्यादा फैल रहा है दैट गिग वर्क फोर्स की भी जो मात्रा है वो बढ़ते जा रही है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी रिलीज्ड बाय नीति आयोग, द नंबर ऑफ गिग वर्क फोर्स जो है हमारे देश में वो अराउंड 77 लाख्स है 2020-21 के बाद बोला जा रहा है। और इसमें क्लासिफाई किया गया गिग वर्कर्स इनटू 2 टाइप्स, दैट इज पहला है प्लेटफॉर्म वर्कर्स, दूसरा है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो वर्कर्स हुए जिनका काम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आता है। और नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स वो हुए हु आर जनरली कैजुअल वेज वर्कर्स एंड ओन अकाउंट वर्कर्स इन कन्वेंशनल सेक्टर, वर्किंग पार्ट टाइम या फिर वर्किंग फुल टाइम, ठीक है। अच्छा, अब बोला गया है दैट मोर मीडियम स्किल्ड जॉब्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज एट प्रेजेंट अगर देख लीजिएगा 47% ऑफ गिग वर्कर्स जो है ना ये मीडियम स्किल्ड जॉब्स में। देखो 3 टाइप ऑफ जॉब्स होता है, एक होता है अनस्किल्ड, है ना, अनस्किल्ड मतलब जैसे मैं बोल सकूं, वही ले लो जोमेटो बॉय, उसमें स्किल क्या चाहिए, सिर्फ मोबाइल को चलाओ, आप होटल से खाना ले आओ और कहीं पर पहुंचा दो, ठीक है, दैट इज अनस्किल्ड जॉब।
एक होता है सेमी स्किल्ड, ठीक है, और एक होता है स्किल्ड, बहुत ज़्यादा स्किल्ड। स्किल्ड तो इंजीनियरिंग टाइप के जॉब्स हो गए, और सेमी स्किल्ड मतलब हाँ इसमें कुछ सीख, मतलब सब कोई नहीं कर सकते इस चीज़ को, है ना, उस टाइप के, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है दैट सेमी स्किल्ड या फिर मीडियम स्किल्ड जॉब जो है ये ज़्यादा है। 47% ऑफ द गिग वर्कर्स जो है ये मीडियम स्किल्ड जॉब्स में है, अबाउट 22% जो है ये हाई स्किल्ड जॉब में है, राइट, एंड 31% जो है यह लो स्किल्ड जॉब में है। और ट्रेंड तो यह शो कर रहा है ना दैट आने वाले समय में मीडियम स्किल्ड जॉब में जो डिमांड है वो बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, ठीक है। मीडियम स्किल्ड जॉब मतलब समझ गए, जैसे फॉर एग्जांपल बाल काटना, है ना, जैसे अर्बन कंपनी सुना है आपने, तो उसमें क्या होता है ना दैट आप कोई भी बार्बर को भी अपने घर में बुला सकते हो ना। क्या मैं क्या आपका बाल काट सकता हूँ? कभी नहीं, राइट। मेरे पास उतना टैलेंट नहीं, मतलब उसके लिए कुछ स्किल्स चाहिए होता है यार, है ना। तो यही चीज़ है। इंक्रीज इन नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, ये भी बढ़ रहा है। कहा जा रहा है दैट बाई 2029-2030 गिग वर्कर्स जो है ना दे आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म 7% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स और 4.1% ऑफ द टोटल लाइवलीहुड वर्कफोर्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है, क्योंकि ऐसे भी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स में अगर देखोगे तो उसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं है ना, उसके कारण इकोनॉमी हमारी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और सरकार का कहीं ना कहीं एम ही था दैट कैसे लोगों को ट्रांजिशन किया जाए फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स, राइट। तो वही सब चीज़ यहाँ पे भी हमें गिग इकोनॉमी में देखने को ही मिल रहा है। कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं इस गिग इकोनॉमी को और भी ज़्यादा फॉर्मलाइज करने को, जैसे अगर पेड लीव्स का प्रावधान हो सके, पेड लीव्स का प्रावधान इन द सेंस दैट अगर सोचो कोई बंदा बीमार पड़ गया, राइट, तो वो पेड सिक लीव्स या फिर हेल्थ इश्यूज, इंश्योरेंस, ये सब तो अभी कुछ भी नहीं मिलता है गिग वर्कर्स को, तो क्यों ना ये सब भी एक्टिविटीज प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट इज कंपनसेशन। कंपनसेशन की अगर बात करें, इट सजेस्टेड गिग फार्मर्स adopts policies that offers old age और रिटायरमेंट प्लान्स और बेनिफिट्स। मतलब यहाँ पे बोला गया है दैट गिग जो फर्म्स है ना उनको इंश्योर करना पड़ेगा दैट जो भी उन पे काम कर रहे हैं, या फिर सोचो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उन्होंने अगर काम किया होगा तो उनको कुछ ना कुछ ओल्ड एज रिटायरमेंट प्लान्स या फिर बेनिफिट्स का फायदा दिया जा सके, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव। अब नीति आयोग ने रिकमेंड किया है एक प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च करने ऑन द लाइंस ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, समझ रहे हो। तो प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव बेसिकली गिग वर्कर्स के रिलेटेड ही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन लॉ टू रिस्टोर नेचर। अब यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है फॉर नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ। अब ये नेचुरल रिस्टोरेशन लॉ है क्या? देखो ये एक पहला ऐसा लॉ है जो कि बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव है और ये मेक श्योर करेगा दैट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी है ना ईयू के, यूरोपियन यूनियन के बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी, उसको फुलफिल करता हो, जिसके आधार पर ईयू के इन एंड अराउंड जहां पर भी इकोसिस्टम डिग्रेड हो रहा है उसको कैसे रिस्टोर की जाने की बात की जा रही है इस नेचर रिस्टोरेशन लॉ में, जो क्या इंक्लूड करता है रिड्यूसिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज बाय 50%, और वो भी कब तक, बाय 2030, इंक्रीजिंग ट्री कैनोपी बाय एटलीस्ट 10% एंड अलाउइंग फ्री फ्लो ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज है बेसिकली जो क्या ये एम्स है फर्दर जो क्या इसके अंडर है ना, वो ध्यान में रखिएगा। लिविंग लैंड चार्टर, ये भी न्यूज में था, इसको अडॉप्ट किया गया है बाय कॉमनवेल्थ। ना जितने भी सारे मेंबर्स है ना 54 कॉमनवेल्थ के मेंबर्स, सब ने एग्री किया है वॉलंटरीली वो डेडिकेट करेगी लिविंग लैंड को। ना लिविंग लैंड है क्या? देखो ये एक पहली बात तो एक नॉन बाइंडिंग नेचर का है लिविंग लैंड चार्टर, ठीक है ना। लिविंग लैंड चार्टर के तहत मैंडेट किया गया है दैट हर एक मेंबर कंट्री जिसमें इंडिया भी आता है, राइट, इट विल सेफगार्ड ग्लोबल लैंड रिसोर्स और साथ ही साथ अरेस्ट करेगा लैंड डिग्रेडेशन व्हाइल एक्टिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ना इस लिविंग लैंड चार्टर को वो जो है रिकॉग्नाइज करता है क्रिटिकल गार्जियनशिप जो क्या प्रोवाइड किया जाता है बाई कोई भी रीजन के इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटीज के द्वारा। क्योंकि हमें देखो अभी का जमाने में क्या लगता है ना दैट अरे भाई अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड नॉलेज होगा तो बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास ही होगा, पढ़े लिखे लोगों के पास ही होगा,
अरे भाई देखो क्या है ना, दैट जो लोग उस रीजन में पहले से रह रहे हैं ना, दशकों से रह रहे हैं, मतलब लाइक उनके 10-15 जनरेशन वहाँ पे रह चुके हैं, तो ऑफ कोर्स दे वुड बी प्रोबेबली हैविंग सम नॉलेज अबाउट द इकोलॉजी ऑफ दैट रीजन, राइट। तो यहाँ पर लैंड लिविंग लैंड चार्टर में अनडाउटेडली इन सबको सेव तो किए जाने की बात की ही जा रही है, बट साथ ही साथ इसके बारे में नॉलेज वहाँ के लोकल कम्युनिटी एंड लोकल पीपल से भी ली जाएगी, दैट वहाँ के वाइटल इकोसिस्टम सर्विसेज लैंड को कैसे सेफगार्ड किया जा सके। समझ में आ गया? चलो, दिस वाज अबाउट इट। एंड नाउ कल के एमसीक्यूज कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, देख लेते हैं। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट सेक्टर इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट था सॉल्ट इज एन कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। नहीं भाई, यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट था ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, माइनिंग इंडस्ट्री के कैटेगराइजेशन में लाई करता है, बिल्कुल सही, तो बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इज PGII स्कीम, दैट इज पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। आज भी इसके ऊपर आसाम ट्रिब्यून में बेसिकली एक आर्टिकल भी छपा था, राइट। तो देखो अब क्या है ना, ऑलमोस्ट कल जब हम लोग पढ़ लिए तो फिर से हम लोग क्यों रिवाइज करें, है ना। तो ये भी तो बनता है, हम लोग पहले ही कर लिए, चलो कोई बात नहीं ना। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे यहाँ पे, इसलिए C वाज द करेक्ट आंसर, राइट। तो करेक्ट सीक्वेंस जो था वो BC था, जिसमें BC 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 BA। भाई इफ्तिकार खान साहब गलत कर दिया भाई, यहाँ पे विक्की जी ने भी गलत किया, है ना। BC 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 CC इन्होंने, हाँ पूनम ने भी गलत किया, सही है सही है। अरे देखो ये तो एजुकेशन से, ये तो अलग ही दुनिया में है ना। चलो इनके दोनों गलत है। एनीवेज चलिए आज वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा जरूर, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिग sectors worker. According to NITI Aayog, the number of gig workers is estimated to be 77 lakhs in the year 2020-2021. All the gig firms in India adopt policies that offer old age or retirement plan and benefits to employees. Select the correct option using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next, consider the following statement regarding 2022 Resilient Democracies statement recently seen in news. 2 स्टेटमेंट दिए गए। इंडिया along with G7 nations and 4 other countries have signed this statement. दूसरा, it calls for guarding the freedom, independence and diversity of civil society actors and protecting the freedom of expression and opinion online as well as offline. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, 1 only, both 2 only, both 1 and 2, neither of statement nor 1 nor 2, neither 1 nor 2. तो एनीवेज आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा सही आंसर है। नेक्स्ट, ओशन ग्रेड डाइंग ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं। लोडिंग ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्लेशिएशन पहला ऑप्शन है। दूसरा है प्रोपोर्शन ऑफ ओशंस विद नो सब्सटेंशियल मरीन बायोडाइवर्सिटी। तीसरा है मास डेथ ऑफ ह्यूमंस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। और चौथा है मास एक्सटिंक्शन ऑफ मरीन स्पीशीज। आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सा इन तीनों क्वेश्चंस जो दिया उसका सही आंसर है, ठीक है। आई जस्ट वेट फॉर इट। नाउ आज का क्वेश्चन है, वेटलैंड परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ biodiversity functions especially with respect to naturally protected surrounding areas from flooding. Elucidate. Now अभी मैं कुछ चीजें मॉडिफिकेशन ला रहा हूँ दोस्तों। अब क्या करूंगा ना, दैट इन क्वेश्चंस देखो स्टार्टिंग भी अब मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, कंक्लूजन भी दे रहा हूँ, ठीक है। बट जो बॉडी पार्ट है ना उसका मैं कीवर्ड्स आपको दूंगा। आपको काम करना है दैट उन कीवर्ड्स पे काम करना है और उन कीवर्ड्स से अपना सेंटेंस खुद से बनाइए, क्योंकि कोई नहीं बनाने आएगा, कोई नहीं आपको हेल्प करने आएगा सेंटेंस बनाने, आपका खुद का नॉलेज ही सेंटेंस बना सकता है, राइट। तो मेक श्योर कीजिए, देखो जैसे ये स्टेटमेंट हो गया, राइट, और उसके बॉडी पार्ट्स को डिवाइड कर दो दैट कैसे क्या क्या क्रिटिकल रोल प्ले किया जा सकता है बाय वेटलैंड इन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ। जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस में काफी ज्यादा काम आ सकता है, इरोजन कंट्रोल, टूरिज्म, माइक्रो क्लाइमेट उस रीजन का रेगुलेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, फ्लड को रोकना, राइट, उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन एंड रिसाइकलिंग करना। तो ये सब चीजें हैं जो कि फायदा है, वो सब आपको लिखना है। क्या क्या मेजर्स लाया जा सकता है, प्रॉपर लेजिस्लेशन, प्रॉपर रिसर्च एंड एक्टिविटीज हम अपन कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं लोगों में, वहाँ के लोकल लोगों में स्पेसिफिकली, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, हर एक स्टेक होल्डर्स एक साथ आके, वो एनजीओज या फिर गवर्नमेंट या फिर वहाँ के लोकल कम्युनिटीज या फिर टूरिस्ट, ठीक है, सब कोई आके प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच करके अगर कुछ एक
पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर काम करेंगे तो ऑफकोर्स इनकी जो वेटलैंड्स जो डिग्रेड हो रहे हैं उसको बहुत हद तक रोका जा सकता है। प्लानिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट। तो मैं आशा करता हूँ दैट आप इनको जरूर से लिखिएगा अच्छे से, ठीक है। और फाइनली कंक्लूजन, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये आपका अपना हो सकता है, जस्ट मेक श्योर टू राइट दैट। So anyways, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys. Thank you very much.